Hello and welcome to Bajirao IAS Academy. Today is 31st of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But first of all, let us discuss some of our ethical terms that we discuss on the daily basis. So today we are going to discuss about democratic attitude. एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति जो हम फेवर या डिसफेवर रखते हैं, लाइक वर्सेस डिसलाइक करते हैं, या फिर पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव रिस्पॉन्स रखते हैं, उसको हम एटीट्यूड का नाम देते हैं। और ये एटीट्यूड डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंटली हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एम्ब्रेला टर्म है। इसमें आपके इमोशंस, आइडियोलॉजी, पर्सन्स, परसेप्शंस, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट इज वेराइड इन डायमेंशन एंड उस ऑब्जेक्ट के प्रति हम जो अपनी विचारधारा बनाते हैं वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। एंड वही एटीट्यूड एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीवाईक्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करें तो इस पर आपका 2015 में पीवाईक्यू पूछा गया है। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है? इट इज लाइक वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग जहां पर कोई व्यक्ति या फिर पब्लिक सर्वेंट ये इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन लिए जाए उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। पब्लिक का पार्टिसिपेशन कहने का मतलब लेट्स से कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है तो हम पब्लिक से कंसल्ट करें। कोई भी हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो पब्लिक से कंसल्ट करें ताकि हम वेरियस इनपुट्स एंड रिस्पॉन्स को जान सके। और उससे होगा क्या, तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में एक प्रकार से मजबूती आएगी, एज वेल एज पीपल उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आप देखते हो जहां पर पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होते हैं वहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाता है तो फिर उसका विरोध भी होने लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। क्या कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें बता सकते हैं? तो दैट इज द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या प्रमोट करता है? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद द पब्लिक। पब्लिक भी अपने रिस्पॉन्स को साझा करते हैं, एज वेल एज जो आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो मौका देते हैं पब्लिक को कि आप अपने विचार एक्सप्रेस करिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी इश्यू, रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि लेट्स से कि एक बिल लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और गवर्नमेंट उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक में रखती है। जैसे आजकल आप देखते हो जो माई गॉव प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बिल के ड्राफ्ट को रखा जाता है, वहाँ पर जो पब्लिक है वो अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन में होता क्या है कि हम लोगों को इंगेज करते हैं, लोगों के साथ इंगेज होते हैं, एजुकेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो ये सब आपके कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोसेस हैं। होप यू अंडरस्टूड इन डिटेल। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हमें दो आर्टिकल डिस्कस करना है। पहला है आपका इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। क्या इंडस वाटर ट्रीटी में अमेंडमेंट करने की जरूरत है? अगर हाँ तो क्यों करने की जरूरत है? एज वेल एज हम बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, कब आई थी, एंड क्या डिस्प्यूट चलते रहता है, किन मुद्दे पर डिस्प्यूट चलता है। तो इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो काफी डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है इस टॉपिक पर। दूसरा आर्टिकल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि जो आपका वेस्टर्न मॉडल ऑफ रेगुलेशन है एज वेल एज जो ईस्टर्न मॉडल ऑफ रेगुलेशन है, दोनों में डिफरेंसेस है और भारत को कौन सा मॉडल फॉलो करने की जरूरत है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं आर्टिकल के डिस्कशन के बाद। जैसे आपका एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया है 2016 में रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस। उसके बाद आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इंडस रिवर
के टॉपिक पर आया है, काफी ज्यादा चर्चा में था, इसलिए पूछा भी गया था। आप देख सकते हो मैंने ईयर भी हाईलाइट कर दी है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, एंड आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ प्रैक्टिसेस, ताकि आपका जो प्रीलिम्स पर पकड़ है एज वेल एज मेंस पर पकड़ है, दोनों पर मजबूती से आपकी पकड़ बने। एंड नॉट ओनली दैट, जब ये क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो चीजें आपको भी समझ में आने लगेगी कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं एंड क्या हमें कंटेंट उठाना है फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द पेपर, तो आपको और ज़्यादा सहूलियत होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम पुटिंग सम न्यू इनिशिएटिव्स, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग सम न्यू इनिशिएटिव्स, सो दैट यू कैन इंश्योर कि जो क्वेश्चंस आए जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको मिले इस प्लेटफॉर्म पर। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक शेयर करते रहना है, अपने फ्रेंड सर्कल में प्रमोट करना है, एंड फिर आप देखिए आपको कितना ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन, फर्स्ट आर्टिकल विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप बताइए कि इंडस वाटर के अंतर्गत कितने रिवर्स शामिल है? ठीक, आपका सही जवाब लगभग 6 मेजर रिवर्स हैं। कौन कौन से मेजर रिवर हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। एक है आपका इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मैप भी दिया है, आप समझ सकते हो। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो बेसिकली जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, काफी बड़ा रिवर सिस्टम है, और ये जो रिवर सिस्टम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्लो करता है, और जाहिर सी बात है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करते हैं जो पाकिस्तान के नीड और इंडिया के नीड को कैटर करता है। तो जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद ये एक डाउट था कि कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट दोनों देश के बीच में हो सकती है, इसलिए इस डिस्प्यूट को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट रिवर शेयरिंग से रिलेटेड आता है तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसे सॉर्ट आउट किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन के माध्यम से इस ट्रीटी को लाया गया था, जिसके तहत जो आपके वेस्टर्न रिवर है इंडस रिवर सिस्टम के, जिसमें आपके 3 रिवर आएंगे, इंडस, झेलम और चेनाब। यहाँ पर आप देखिए इंडस, झेलम और चेनाब, ये बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में जाएगा। और जो 3 ईस्टर्न मोस्ट रिवर है दैट इज रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया के कंट्रोल में जाएंगे। तो बेसिकली सबको अपना अपना शेयर एलोकेट कर दिया गया। एज वेल एज इंडिया को कुछ अदर अधिकार दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया कि इंडिया वेस्टर्न रिवर पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स रन कर सकता है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में होता क्या है कि हम वाटर को स्टोर नहीं करते हैं फॉर द एनर्जी जनरेशन। एज वेल एज सम अदर प्रोविजंस की बात करें तो इस ट्रीटी के अंतर्गत इंडिया को अलाउ किया गया था कि लगभग 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर वो स्टोर कर सकता है, जो आपके बायोरिफिकेशन है, लाइक इंडस रिवर में आपका 0.40 MAF दैट इज मिलियन एकड़ फीट, या फिर आपका झेलम की बात करें तो 1.50 मिलियन एकड़ फीट, या फिर चेनाब रिवर की बात करें तो 1.70 मिलियन एकड़ फीट। तो तीनों मिलाकर लगभग आपका 3.60 मिलियन एकड़ फीट होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चेनाब रिवर हो, इंडस रिवर हो या फिर आपका झेलम हो, इन सब के ऑरिजिन कहाँ से होते हैं इसके बारे में आपको जरूर आइडिया रहना चाहिए। मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी देखा है कि प्रीलिम से पूछे गए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट रिवर इज मोर, एंड यहाँ पर आपका न्यूज में रहता है तो इसीलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब कुछ सही चल रहा था, तो इश्यू क्या है आपका वाटर शेयरिंग को लेकर? इश्यू ये है कि भारत जो है चेनाब रिवर पर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली इंडिया का कहना है क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी में रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन है, तो हम इस पर बना रहे हैं ताकि हमारी एनर्जी नीड्स भी फुलफिल हो
एज वेल एज रीजन का डेवलपमेंट भी हो। लेकिन पाकिस्तान को क्या चिंता हो रही, पाकिस्तान को ये डर लगा रहता है कि कहीं इसके कारण हमारा वाटर सप्लाई ना रोक दिया जाए। कभी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, पता चला इंडिया ने वाटर सप्लाई को ही रोक दिया, क्योंकि आपको ही पता है ना दोनों देश लगभग कन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं। और इंडिया एक अपर रिपेरियन कंट्री है। अपर रिपेरियन कंट्री मतलब जो वाटर है ना वो इंडिया से पाकिस्तान में जाती है, ना कि पाकिस्तान से इंडिया में आती है। दैट्स वाई इंडिया इज एट द अपर एज। सो पाकिस्तान को डर लगा रहता है कि इससे आपका वाटर सप्लाई इफेक्ट होगा और ये ट्रीटी का वायलेशन है। तो कुछ इन मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट आपका चलता है ना। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के प्रति अपना विरोध जताया था। सबसे पहले किशन गंगा प्रोजेक्ट के प्रति विरोध जताया गया 2006 में, एज वेल एज रटले प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध जताया गया 2012 में। एंड इस डिस्प्यूट को आगे पाकिस्तान लेकर गया कहां पर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इसको भी आप समझिए कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेसिकली एक मध्यस्थता कराने वाली संस्था आप मान सकते हैं जो फैसले सुनाती है। और ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन्ड है। इंडस वाटर ट्रीटी में 2-3 मैकेनिज्म है टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट्स, अगर आपके इस ट्रीटी के अंतर्गत कुछ आते हैं तो अल्टीमेटली 2010 में पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के कंसर्न्स के रिगार्डिंग मैटर को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाता है। और पाकिस्तान ने ये बात बोली कि जो इंडिया प्रोजेक्ट बना रहा है इट इज नॉट इन द लाइन विद आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड पैराग्राफ 15 क्लाउज 3 ऑफ द एनेक्सर डी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। आपको इस प्रोविजंस में नहीं लाने हैं, बस इतना याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान ने बोला। तो अल्टीमेटली 2013 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आता है, फाइनल जजमेंट आता है। तो इस फैसले में क्या बोला गया कि भारत ने जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है ये आपका रन ऑफ रिवर डैम है। तो इसमें कोई इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजन का वायलेशन नहीं है और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका सॉल्यूशन निकला ये एक इश्यू पर निकला, लेकिन देयर आर मल्टीपल इश्यूज रनिंग ऑन बेस्ड ऑन दिस ट्रीटी। तो अन्य इश्यू पर अभी कुछ प्रॉपर क्लियरेंस नहीं निकली है। एंड दैट्स वाई पाकिस्तान डिफरेंट अप्रोचेज एंड मैकेनिज्म को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट। अब थोड़ा सा हम डिस्प्यूट रिड्यूशन मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में दी गई है। देखिए, जाहिर सी बात है दो देश हैं एंड दोनों की अपनी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट है, तो कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो कन्फ्लिक्ट होगा तो इसका कुछ सॉल्यूशन करने का मैकेनिज्म तो होगा इस ट्रीटी में, बिल्कुल। आर्टिकल 9 ऑफ द ट्रीटी डील्स विद कि लेट्स से कि डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स आती है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो 3 पॉसिबल स्टेप्स के बारे में बताए गए हैं टू डिसाइड ऑन ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द अदर साइड। पहला है आपका परमानेंट इंडस कमीशन कंस्टिट्यूट किए जाएंगे, जहां पर आपके इंडियन डेलीगेशन, पाकिस्तानी डेलीगेशन मीट करेंगे, जो वाटर एक्सपर्ट्स होंगे, और फिर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। लेट्स से कि इस मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकला, एग्रीमेंट नहीं हुआ, सहमति नहीं हुई, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है जो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। ठीक है, या फिर अनदर मेथड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज को सेटअप किया जाए टू एडजुकेट द केस। तो आपने देखा कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको पाकिस्तान ने अप्रोच किया फॉर द डिस्प्यूट। तो बेसिकली यही आपके डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है। तो जो रिजोल्यूशन है हमने देखा पिछले स्लाइड में वो तो एक पॉइंट पर था, लेकिन देयर आर 4 इश्यूज और इसमें एक का सॉल्यूशन निकला। एंड जो 3 इश्यूज है उस पर सॉल्यूशन नहीं निकले, डिस्पाइट कि बहुत सारे इंडस वाटर कमिश्नर्स की मीटिंग हुई दिल्ली में या इस्लामाबाद में, बट सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अल्टीमेटली सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान ने फिर से 2016 में वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज को कंस्टिट्यूट किया जाए। और इंडिया ने क्या रिक्वेस्ट किया, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए टू डील विद द डिस्प्यूट। तो आप यहाँ पर समझिए, तो ऐसे ही बात हो गई कि एक इश्यू है और एक ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और दूसरा हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहा है। तो इसीलिए आप समझिए कि कन्फ्लिक्ट यहीं पर निकल कर आ रही है।
होना ये चाहिए ना कि हाई कोर्ट के तरफ जाते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही मुद्दे को लेकर हम दो दो डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं। यही तो विरोध भी हो रहा है ना, कि आपका एक प्रोसेस होना चाहिए जहां पर आपके लेट्स से कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्रोच करें, फिर हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज की तरफ जाएं। अदरवाइज कंफ्लिक्ट इन डिसीजन आ सकती है। तो दैट्स वाई इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे एक दिन पहले आपका क्लैशेस हुए बॉर्डर के अलोंग, एंड इसके कारण 9 लोगों की भी जानें चली गई। फिर डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए प्रोसेसिंग आगे होती है, जहां पर अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने आखिरकार न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया, इसके हेड माइकल लिनो रहे हैं। एंड जो आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज है उनके लिए जो हेड है या चेयरमैन है वो है आपका सीन मुर्फी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी अप्रोच देखिए, उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया, यहाँ पर आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज। तो यहाँ पर भी एक मुद्दा आपका ओपन ही है। तो फिर इंडिया का क्या एक्सटेंड है, इंडिया किस बात पर अपना ऑब्जेक्शन रेज करता है? तो बेसिकली जब जुलाई 6 2023 की बात करें तो यहाँ पर आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज का फैसला आता है, जहां पर इंडिया ने जो भी ऑब्जेक्शन रेज की थी, इंडिया ने क्या ऑब्जेक्शन रेज की थी कि भाई साहब आप एक प्रोसेस फॉलो करिए, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास आइए पहले, ना कि आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज के पास जाइए, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से पैरेलल प्रोसीडिंग हो जाएगा कि एक ही इश्यू पर दो दो कोर्ट फैसले देंगे, दो दो जोरिडिक्शंस पर फैसले आएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ भारत ने ये भी ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो आपके पीसीए हैं, इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कंसिडर एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट, लेकिन बदले में पीसी ने क्या किया था, यस वी आर कॉम्पिटेंट टू सॉर्ट आउट दिस डिस्प्यूट। दैट्स वाई इंडिया जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट के मीटिंग को अटेंड कर रहा है, लेकिन भारत पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज को अटेंड नहीं कर रहा है। एंड आफ्टर द पीसीए मेड इट्स ऑब्जर्वेशन, इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि आप हमें कंपेल नहीं कर सकते टू रिकॉग्नाइज और पार्टिसिपेट इन इलीगल एंड पैरेलल प्रोसीडिंग्स नॉट इनविजन्ड बाय द ट्रीटी। लेकिन क्योंकि भारत ने अप्रोच किया था वर्ल्ड बैंक को न्यूट्रल एक्सपर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए, तो भारत उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड सितंबर में वो मीटिंग होने वाली भी है जिसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। तो बात क्या निकल कर आती है कि भाई साहब ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है, एंड इसके कारण मैटर सॉल्व नहीं हो रहे। और दूसरी बात ये है कि जो आप कोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टू सॉर्ट आउट द मैटर, इससे बढ़िया होगा कि आप कुछ अलग डेवलपमेंट करिए, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ अमेंडमेंट करिए, ताकि दोनों के कंसर्न्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। जैसे कुछ सजेशंस दिए गए थे, इक्विटेबल एंड रीजनल यूटिलाइजेशन। इक्विटेबल एंड रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया की नीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नीड, इन टर्म्स ऑफ द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ वाटर। उसी प्रकार से पाकिस्तान का भी डिमांड बढ़ रहा होगा। तो फिर से इस ट्रीटी को अमेंड किया जाए और प्रेजेंट डे जो आपके डिमांड है, नीड्स है, उसको जगह दी जाए, इंश्योरिंग कि दोनों देशों का कोई हार्म ना हो इसमें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसे ट्रीटी में प्रोविजंस कर दिए जो पाकिस्तान को कंसर्न्स कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो इस अप्रोच पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अलोंग विथ इस प्रकार के अमेंडमेंट करने हैं तो उसके लिए हमें बेटर रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा गड्ढे में गिरे हुए हैं, एक प्रकार से ट्रस्ट ही नहीं है दोनों देश के बीच में। दूसरा क्या सजेशन है कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उसको आप इन्वॉल्व करिए इन द नेगोशिएशन प्रोसेस, एंड ऑल्सो जो आपके वेरियस एक्सपर्ट्स हो सकते हैं लाइक क्लाइमेटिक एक्सपर्ट्स, वाटर एक्सपर्ट्स, इनको भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करिए। अलोंग विथ जो भी दोनों देश का कॉमन इंटरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने के आधार पर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं। जैसे एनर्जी नीड से पाकिस्तान की भी हो सकती है, इंडिया की भी नीड हो सकती है, तो ये कॉमन इंटरेस्ट है, तो इस पर हम कॉपरेशन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में वही है कि लगभग इंडस वाटर ट्रीटी को आए हुए लगभग 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं।
चेंजेस नहीं हुई हैं अब तक, लेकिन समय आ गया है कि चेंज किया जाए एंड जो भी आपके कंसर्न्स हैं उस कंसर्न्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो चेंजेस है वैसे भी आपको पता है यूनिलेटरली नहीं हो सकता है, ना पाकिस्तान इस ट्रीटी को अकेले चेंज कर सकता है ना इंडिया। तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर साथ में इस ट्रीटी में जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके डिस्टर्बेंसेस है, उसको रिफॉर्म करने का प्रयास करें ताकि ये मैटर, ये इश्यू शांत हो सके। तो ये हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्कशन था। होप यू अंडरस्टूड इन डिटेल। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू सेकेंड एडिटोरियल डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो सिंपली जब मशीन सोचने का काम करते, मशीन्स ह्यूमन को रिप्लेस करने का काम करते, मशीन्स वैसी एक्टिविटीज करने लगे जो ह्यूमंस कर सकते हैं, तो आपका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। यानी कि वो जो है धीरे धीरे वर्क कल्चर में इंटीग्रेट होने लग जाता है। सिंपल एग्जांपल देखें, जैसे वर्ल्ड में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मैकेनिकल वर्क करते हैं। मैकेनिकल वर्क यानी कि उसमें कोई क्रिएटिविटी इनोवेशंस नहीं होती है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जिम्मे पर ले ले। जैसे कॉल सेंटर्स है, उसमें एक सर्टेन आपका प्रॉब्लम होता है और फिर कंज्यूमर्स या फिर जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता रोल देखने को मिल सकता है। इवन व्हाट सर्विसेज सेक्टर है हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पर ऑटोमेशन आ रही है, वो सब भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रहेंगे ही, एज वेल एज वर्क कल्चर को भी वो चेंज करने वाले हैं। भविष्य में वर्क कल्चर कैसा होगा किसी को आइडिया नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ने ही वाला है। इनफैक्ट क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ से, जो ह्यूमंस में भी थिंक ना करे। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उस पर मैं आपको सॉल्यूशन देने की बात करूं, तो आप 4-5 पॉइंट्स बता सकते हैं, लेकिन यही मैं अगर चैट जीपीटी से पूछने लगूँ क्वेश्चन, तो हो सकता है वो 10-15 कोई सॉल्यूशंस देने लगे। तो यही डिफरेंस आ जाता है। तो आने वाले समय में हो सकता है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने लगे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज there can be the issue of ethical dimensions, there can be issues related to social dimensions, there can be issues related to the political और economic dimension। तो आप हमें बताइए क्या इसे रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल। तो रेगुलेट कैसे किया जाए? क्या हम वेस्टर्न कंट्रीज के रेगुलेशंस को कॉपी कर ले जो वो बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज है लाइक चाइना, जापान, उनके रेगुलेशंस को कॉपी करें, या फिर हम अपना ही कुछ नया मेथोडोलॉजी डिवाइस करें? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको वेस्टर्न मॉडल एंड ईस्टर्न मॉडल को समझना पड़ेगा। वेस्टर्न मॉडल का मतलब क्या होता है? जो आपके वेस्टर्न मोस्ट कंट्रीज है लाइक अमेरिका, ब्राज़ील या फिर कनाडा, ये सब आपके वेस्टर्न मोस्ट नेशंस हैं जहाँ पर आपका सिंपल समझिए कि लिबरल आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेट होते हुए दिखती है। लेकिन ईस्टर्न की बात करें जहाँ पर ओरिएंटल कल्चर ज़्यादा है, जहाँ पर मॉरलिटी, पीपल सेंट्रिसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पर आपका जापान एग्जाम्पल हो सकता है, चाइना एग्जाम्पल है, इंडिया एग्जाम्पल है। तो ये बातें हैं। तो दोनों के अप्रोच में विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन डिफरेंसेस होती हैं। क्या डिफरेंसेस है उसको समझना होगा। तो पहली बात तो ये कि जो आपका वेस्ट में रेगुलेशंस लगाए जाते हैं किसी भी इश्यू के ऊपर, किसी भी इवेंट के ऊपर, वो पैरामिड ऑफ रिस्क के आधार पर है। पैरामिड ऑफ रिस्क का मतलब क्या हुआ? जो सबसे टॉप पॉइंट पर होगा उस पर रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कड़क होंगी, एंड जो बॉटम मोस्ट होगा, चूंकि बॉटम मोस्ट में रिस्क काफ़ी कम है, तो फिर उस पर जो आपका रिस्क पैरामीटर्स है वो काफ़ी कम होगा। तो ये होता है आपका पैरामिड मॉडल, जहाँ पर जैसे जैसे आप पैरामिड से ऊपर जाते जाओगे तो रिस्क बढ़ता है, तो इसलिए उस पर कड़क रेगुलेशंस लगाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बॉटम पर आते हैं तो रिस्क कम होता है, तो हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल अनएक्सेप्टेबल रिस्क जो सबसे ऊपर की कैटेगरी में आएगा, तो उसके अंतर्गत जो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर होगा उस डायमेंशन में, उसको प्रोहिबिट किए जाएंगे। जो हाई रिस्क है
उसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होगा या सेक्टर होगा उसको रेगुलेट किए जाएंगे। लिमिटेड रिस्क एंड द लोअर मोस्ट इज लो रिस्क। तो इस प्रकार से वेस्ट में रेगुलेशन मॉडल अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न मॉडल क्या है? तो ईस्टर्न मॉडल को आप समझने के लिए आप मान के चलिए कि जापान में इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल, उसने सेट ऑफ रूल्स तैयार किए हैं जिसका नाम है सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई। इसके अंतर्गत 7 सोशल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। एंड इस प्रिंसिपल्स को सोसाइटी को एज वेल एज जो गवर्नमेंट है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैटर के साथ डील करते हैं। क्या वो 7 प्रिंसिपल्स है? इन 7 प्रिंसिपल को आप याद रख सकते हैं। ह्यूमन सेंट्रिसिटी यानी कि ह्यूमंस को काफी अहमियत दी जाएगी। एजुकेशन या लिटरेसी, डाटा प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग सेफ्टी, फेयर कंपटीशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। तो ये आपके सोशल प्रिंसिपल्स है। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैटर को डील करेंगे इन देशों में तो इन प्रिंसिपल्स को ही अहमियत दी जाएगी। जैसे चाइना का भी एग्जांपल लिया जाता है। चाइना ने क्या कुछ रेगुलेशंस किया है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंतर्गत कि जो भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज है, चाहे वो ऐप्स हो चाहे वेबसाइट्स है, जो भी हो, उनको कानून का पालन करना पड़ेगा एज वेल एज सोशल मॉरलिटी एंड एथिकल वैल्यूज का भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आपके सोशल मोरलिटी या एथिकल वैल्यूज है जो चाइना में प्रचलित है उनका पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोशल मोरलिटी या एथिक्स है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन करना है एज पर द ईस्टर्न मॉडल तो फिर इनको उन्हीं सोशल मॉरलिटी एंड एथिक्स का पालन करना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहा है बिटवीन द वेस्टर्न मॉडल एंड द ईस्टर्न मॉडल? वो ये कि जो वेस्टर्न मॉडल है वो फोकस करता है मीन्स पर, एंड जो आपके ईस्टर्न मॉडल है वो इंड गोल पर एज वेल एज मोरल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करता है। दैट्स वाई अभी हमने 7 सोशल प्रिंसिपल्स की बात आपको बताई। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो बात होती है वेस्ट वर्सेस ईस्ट, कौन सा बेटर है? तो कहा जाता है जो वेस्टर्न मॉडल है वो वेस्ट में ज्यादा परफेक्ट है। जैसे वहां पर क्या होता है, क्लियर सेट ऑफ रूल्स बना दीजिए, एज वेल एज जो सोसाइटी है वो रूल्स को काफी ज्यादा अवॉइड करते हैं तो उसका पालन करेंगे। एंड लेट्स से कि अगर पालन नहीं करते हैं तो काफी कड़क पनिशमेंट उधर दी जाती है। जो ईस्टर्न मॉडल है काफी ज्यादा ओपन है एंड इसमें आपका लीगलिटी को तो इम्पोर्टेंस दिया ही जाता है, साथ ही साथ मॉरलिटी ऑफ रूल्स को भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात को भी आप समझिए। तो आखिरकार डिफरेंसेस क्यों हैं बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट? तो वो बेसिकली कल्चर के आधार पर है। कल्चर वेस्ट का डिफरेंट है, ईस्ट का कल्चर डिफरेंट है। हम फैमिली इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, सोशल रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारा जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो सब भी डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न आइडियोलॉजी। एंड बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल रिलेटिविज्म ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। एंड फॉर द मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म सिंपली कहें तो जो डिफरेंट कंट्री में जो वेराइंग कल्चर्स देखने को मिलते हैं वही आपका कल्चरल रिलेटिविज्म कहलाता है। ठीक है। तो आफ्टर एग्जामिनिंग द कल्चरल रिलेटिविज्म, जो प्रोफेसर नॉर्थ रॉप है उन्होंने कंक्लूड किया कि जो यूरोसेंट्रिक लीगल सिस्टम है या फिर वेस्टर्न लीगल सिस्टम आप कह सकते हैं, वो रूल्स ऑफ लॉ जो क्रिएट वो करते हैं वो पोस्टुलेशन के आधार पर है। यानी कि उसमें प्रिसीजन काफी ज्यादा होता है कि क्या क्या किया जाना चाहिए बाय द ह्यूमंस, और अगर वो नहीं किए जाएंगे, उसका पालन नहीं किया जाएगा तो फिर उसके लिए पनिशमेंट है। लेकिन जब हम ईस्टर्न या फिर ओरिएंटल लीगल सिस्टम की बात करते हैं, इसमें आपका इंट्यूशन के ऊपर आधारित है। इंट्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका इंड गोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है जिससे हमें हासिल करना है अलॉन्ग विथ मोरलिटी। और अगर हम थोड़ा सा इंडिया की बात करें तो पास्ट में हमने ईस्टर्न मॉडल को ही फॉलो किया है। जैसे एंशियंट लीगल सिस्टम जो हमारा हुआ करता था काफ़ी सक्सेसफुल था इन गिविंग जस्टिस टू द पीपल। एंड एग्जाम्पल भी है जैसे आपका एम्पायर अशोका का एडिक्ट्स, उसमें आपका मॉरलिटी सबकी बातें की जाती है, मॉरलिटी को प्रमोट करने की बात की जाती है, जस्टिस देने की बात की जाती है। तो वो सब एग्जाम्पल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया तो उन्होंने अपने लीगल सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिए।
लेकिन जब वो गए तो वो जो लीगल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं जा पाया। तो क्या हो गया, ना ही हम पूरे वेस्टर्न मॉडल को अपना पाए, ना ही हम पूरे ईस्टर्न मॉडल में सम्मिलित हो पाए। तो आज हम देखते हैं कि भारत में ना तो हमारा एंशियंट इंडियन सिस्टम काम करता है, ना ही इंग्लिश लीगल सिस्टम पूरी तरीके से काम करता है, पूरा मिक्स हो गया है। तो वही बात है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में रेगुलेट करना चाहते हैं तो इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम वेस्ट को ही कॉपी कर ले पूरी तरीके से, या फिर जो हमारा परंपरा रहा है, जो हमारा पॉलिसी रहा है एंशियंट पास्ट में, हम उसको अपनाएं। एंड इसके लिए हम अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करें। लेकिन बात वही कही जाती है कि अभी नीति आयोग ने 3 डिस्कशन पेपर्स रिलीज किए हैं रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशंस की बात की जाती है। और जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि जो नीति आयोग है बेसिकली वो वेस्टर्न मॉडल को ही फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल। हमने आपको बेसिक बैकग्राउंड बताया एंड आपने डायमेंशन सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन फील्ड में इंटरफेयर कर सकता है एंड इससे क्या इश्यूज आ सकती हैं। इथिकल इश्यूज भी हो सकती हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकती है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोटिंग पैटर्न को हैक कर ले, हो सकता है बिहेवियर को हैक कर ले, एंड इस प्रकार से इलेक्शंस में भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। देयर में बी मैनी पॉसिबिलिटीज। उसी प्रकार से अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मैकेनिकल वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे आपका इनकम लॉस, जॉब लॉस, एम्प्लॉयमेंट लॉस, एंड इसके कारण सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस, टेंशंस वो सभी बढ़ सकती हैं। तो ये सब डायमेंशंस है जो आपको सोचना है, जो आपको और भी ज़्यादा इलोबोरेटिव एंड डायमेंशन को इन्हांस करने में मदद करेगा। So that is the crux of the article. Hope you understood. And for now, thank you friend. Thank you for the discussion. We will meet again with the next topic. Questions जो हमने दिए हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड प्रीलिम्स के भी आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। थैंक यू फ्रेंड्स, we will meet again.